नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी का कैबिनेट का फैसला। 6 साल में ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 3 करोड़ मकान। भारत बांग्लादेश पावर ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन, प्रधानमंत्री का बांग्लादेश के विकास में सहयोग का वादा। पूर्वोत्तर में बेहतर इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं के लिए ढाका से खुला गेटवे। हैदराबाद विश्वविद्यालय में लगातार दूसरे दिन तनाव, कन्हैया और मीडिया समेत बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी। तोड़फोड़ के आरोप में 25 छात्रों और 2 शिक्षकों पर एफआईआर। तमिलनाडु में डीएमडीके का 4 दलों के गठबंधन, पीडब्ल्यूयूएफ से समझौता। विजयकांत होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। वाइको को सौंपी गई समन्वय की जिम्मेदारी। और ब्रसेल्स में तीसरे आतंकवादी की तलाश जारी। 2 सगे भाइयों ने हवाई अड्डे पर किया था फिदायीन हमला। फ्रांस ने कहा, आतंकियों की अनदेखी से बढ़े हमले। और अब पहली खबर। ब्रसेल्स में आतंकी हमले के मामले में पुलिस तीसरे हमलावर को खोज रही है। पूरे देश में संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने हमले के बाद 15 किलो विस्फोटक भी जब्त किया है। ब्रसेल्स हमले के संदिग्धों की तलाश में बेल्जियम पुलिस की छापेमारी जारी है। पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर तलाशी ली गई। पुलिस तीसरे संदिग्ध नाजिम लाचरवी की खोज कर रही है। हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज में हल्के रंग का जैकेट पहने शख्स की पहचान नाजिम के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि विस्फोट के बाद वो वहां से भाग गया था। बेल्जियम के सरकारी चैनल आरटीबीएफ के मुताबिक हवाई अड्डे पर हमला करने वाले 3 आतंकी थे। इनमें से 2 ने खुद को उड़ा लिया था। ये दोनों खालिद और इब्राहिम अल बकरवी सगे भाई थे। इन तीनों का ही पेरिस हमले के मास्टरमाइंड सालेह अब्दुल सलाम से संबंध भी बताया जा रहा है। अब्दुल सलाम को 5 दिन पहले ब्रसेल्स से ही गिरफ्तार किया गया था। Une photo montrant les 3 suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des 2 kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Ibrahim El Bakraoui, né à Bruxelles le 9 octobre 1986, de nationalité belge. उधर फ्रांस ने यूरोप के कई देशों में आतंकी हमलों के लिए यूरोप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने कहा कि यूरोप ने अतिवादी हरकतों को नजरअंदाज किया। Fermer les yeux, mais partout en Europe et aussi en France, sur la progression des idées extrémistes, du salafisme. बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मंगलवार को 3 धमाके हुए थे। इसमें 34 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए। धमाकों के बाद बेल्जियम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्रसेल्स हवाई अड्डे को गुरुवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी कटौती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनके जरिए इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान SD मुनी मौजूद हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और राजदूत भी रह चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले SD मुनी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये यूरोप पर ही दूसरा हमला हुआ है। कई सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि यूरोप ये निशाना क्यों बना है आतंक का। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि यूरोप में जो अतिवादी लोग बहुत सारे आ गए हैं, उनकी जांचबूझ शुरू से ठीक नहीं हुई है। और ये यूरोप वाले खुद समझ रहे हैं कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ का थोड़ा बहुत लैक्स होगा और कई सारे ग्रुप्स वहाँ बहुत वक्त से पल रहे हैं, उनके ऊपर ठीक से कंट्रोल नहीं रखा गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो वो जो IS पे हमले हुए हैं, फ्रांस पे जो हमला हुआ था, एक तरह से उन्होंने कहा कि हम उसका बदला ले रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने भी एयर बॉम्बिंग्स में पार्टिसिपेट किया था। जर्मनी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, यूरोप के लोगों ने, यूरोप के देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसका IS वाले बदला लेने की सोच रहे हैं। और अभी जो बेल्जियम में हुआ है उसमें भी उसके लिंक्स पेरिस के अटैक से लगे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये एक IS का जवाबी हमला सा है,
और चूंकि उनको लगता है कि यूरोप उनको सीमित रखने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, इसलिए उसका प्रेशर उस तरफ से है। और वहां पर ऐसे लोग और सेल्स बहुत पुराने जमाने से पनप रहे हैं, जो अतिवादी भी हैं और जो एक तरह से सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की तरह कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं और ये लोग क्रिश्चियन हमारे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जी, कमर आगा साहब, क्या आप भी इसको इस नज़रिए से देखते हैं, जिस तरह से कह रहे हैं एसडी मुनी कि कुछ लोग वहाँ पर बसे हुए हैं जिनकी विचारधारा इस तरह की है? क्या ये पुराने लोग हैं जो नए सिरे से हमला कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वाकई ये आईसिस के लड़ाके हैं जो कहीं ना कहीं जो लोकल स्थानीय लोग हैं उन्हें अपने प्रभाव में लाकर इस तरह के आतंक के हमले को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। वहाँ पे समस्या बहुत समय से चली आ रही है और दूसरी बात ये भी है कि ये लोग आईएसआईएस से इनके कनेक्शन हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि कई सौ बल्कि कई हजार यूरोप से लड़के और लड़कियां सीरिया गए, वहाँ ट्रेनिंग भी ली उन्हीं ने। उसमें से कई सौ लोग वापस आए हैं। खुद बेल्जियम में बहुत से लोग हैं जो वापस आए हैं। ये काफी ट्रेंड है। और यही नहीं बल्कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत असलहे भी वहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं। इनके पास क्लैशिंकोव्स हैं और असल्ट राइफल्स, और फिर उसके बाद आईईडीज बनाने की तरकीब इन्होंने बना रखे हैं। बॉम्ब्स हैं, सारी सब चीजें इनके पास है मुहैया, और ये काफी ट्रेंड लोग हैं, हो चुके हैं। और ये लोग लगातार इस तरह, इनके पास पैसे भी बहुत हैं, आईएस से मिले हुए हैं, और आईएस ने इस जो कल हुआ है उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं ने ली है। तो ये लोग काफी समय से सक्रिय है, और न केवल ब्रसेल्स बल्कि पेरिस और फ्रांस और जर्मनी, जैसा कि प्रोफेसर मुनी ने अभी बताया, और तमाम दूसरे मुल्कों में ये फैले हुए हैं। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मैं समझता हूँ कि ये समस्या जल्दी हल होने वाली नहीं है। इसमें आने वाले समय में भी इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी, जिसका जिक्र आज ज्यादातर यूरोपियन लीडर्स ने कहा है कि इसको रोकना आसान काम नहीं है। एम्बेसडर मुनी, ये बताइए कि एक महत्वपूर्ण बात फ्रांस के जरिए आई है कि बेल्जियम जो है वो आतंक पर नर्म रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या कहना चाहता है फ्रांस ऐसा कहकर? अब ये बात फ्रांस को कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि फिर पेरिस में क्यों हुआ। अगर सिक्योरिटी की ढिलाई से ये काम हो रहा है। उनका कहना है कि फ्रांस के बाद भी, पेरिस के बाद भी सबक नहीं सीखा गया। हाँ, पेरिस के बाद ऐसा उनको मानना है, लेकिन पेरिस से ये ब्रसल्स में और बेल्जियम में लोग फैले हुए हैं। देखिए, वहाँ के जो बाउंड्री सिस्टम है, जो आना जाना होता है, और सेल्स हैं पुराने। ये कोई आईएस ने आज से सेल बनाने शुरू नहीं किए वहाँ पर। पुरानी उनकी जड़ें हैं, और वो जड़ों को उन्होंने अब सक्रिय करना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी जो बेल्जियम में ये अटैक हुआ है, वो फ्रांस के अटैकर को पकड़ा है उन्होंने 2-3 दिन पहले, और उससे पूछताछ हो रही है। तो उसका बदला लेके उन्होंने क्लेम किया है, जैसा अब आगा ने कहा बहुत सही तरीके से, कि उसका वो क्लेम इसीलिए कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर अंकुश करेंगे तो हम उसका बदला लेंगे। तो ये लिंक्स हैं, ये इसमें कंट्री का कोई बड़ा रोल नहीं। तो फिर मुनी साहब, ये तो और फिक्र की बात है, ये तो और फिक्र की बात है कि 4 दिन पहले अगर ये गिरफ्तारी हुई और 4 दिन के अंदर अगर इतना बड़ा हमला जो है वो पूरा प्लान कर लिया गया, तो ये लोग तो बहुत खतरनाक है। शायद ये और भी ज्यादा फिक्र की बात है कि महीनों की जो ये अब्दुल सलाह है, ये वहां पर इन लोगों को ट्रेन करता था, और उसका नेटवर्क है सारा। तो ये जिन लोगों ने अटैक किया है, वो उसी के बनाए हुए, उसी के सपोर्ट किए हुए, उसी के प्लांट किए हुए लोग हैं। जी, आखिरी सवाल कमर आगा साहब कि क्या ये वाकई दोनों तरफ से जो निर्दोष लोग हैं, एक तरफ वो निर्दोष लोग जो कि इन बम धमाकों का, आतंक हमलों का शिकार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो रेफ्यूजी शायद जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लगता है वो भी शिकार होंगे कहीं ना कहीं? अब जो है ज्यादा सख्त नीतियां बनेंगी इन देशों की तरफ से? जाहिर सी बात है, ज्यादा सख्त नीतियां बनेंगी। रिफ्यूजीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आ गए हैं उनको जल्दी ही से वहां से हटाने की भी कोशिश की जाएगी। एक वजह अटैक की ये भी है कि इन लोगों को पसंद नहीं है कि क्यों रिफ्यूजी वहां पे जा रहे हैं। ये इसकी भी बात कर रहे हैं। आईएसएस ने पहले भी कहा है कि हम रिफ्यूजीज को वहां नहीं जाना चाहिए, अपने मुल्क में लड़ाई लड़नी चाहिए। वो बहुत सख्त खिलाफ है सीरियन या इराकी या जो लोग मुल्क छोड़ के वहां पे जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लंबी लड़ाई है, ये काफी समय तक चलेगी। उसके बहुत फैक्टर्स हैं,
और जल्दी से रुकने जी वाली बहुत बहुत नजर शुक्रिया नहीं कमर आगा आती। साहब, SD मुनी जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। चुपके चुपके रात में गजल सराई के सरताज, हर गजल का अपना एक मूड होता है। शख्सियत की हमरा, तो किसी को खुशी मिले मेरे को देख के या मेरे काम को सुन के, तो इससे ज्यादा और अच्छा मुकद्दर होने का क्या सोच सकते हैं। चमकते चांद को टूटा। प्रोग्राम शख्सियत में जल्द ही देखिए खास मुलाकात उस्ताद गुलाम अली साहिब के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में अगले 6 साल में करीब 3 करोड़ आवास बनाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को होली पर बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 119% से बढ़कर 125% हो गया है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। हालांकि इससे सरकारी खजाने पर 14,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में सबको आवास योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने का फैसला किया है। 16-17 से 18-19 के बीच में हम 1 करोड़ मकान को बनाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में 3 साल में, और इसके लिए लगभग 81,975 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कैबिनेट ने अशगाबाद समझौते में भारत के शामिल होने को भी मंजूरी दे दी है। ईरान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये सभी अशगाबाद एग्रीमेंट के पार्ट हैं। इसलिए भारत का उसमें जो एक्सेशन हो रहा है, उसके कारण भारत का जो सामान है वो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ईरान के माध्यम से जा सकता है। अगले साल भारत में होने जा रहे अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है। साथ ही CCEA ने बिहार में किऊल, हाथीदह और झारखंड में रांची हटिया रेल लाइन को डबल करने को भी मंजूरी दे दी है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए भारत ने आज पावर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश को 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी। वहीं बांग्लादेश के रास्ते इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे की शुरुआत से पूर्वोत्तर राज्यों को संचार सेवा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के विकास में पूर्ण सहयोग का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को भारत बांग्लादेश पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के पलाटाना पावर प्लांट से 100 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को याद किया और बांग्लादेश के विकास और ऊर्जा जरूरतों में सहयोग का वादा किया। जो ट्रांसमिशन लाइनें डाली जा रही हैं, हमने पहले से ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा रखी है, ताकि आने वाले दिनों में जैसी आवश्यकता पड़े और हम जितनी ज्यादा आपके साथ मिलकर के ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश का अहम स्थान है। उन्होंने बांग्लादेश के साथ अंतरिक्षीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। बंगबंधु सैटेलाइट, भारत की दिलो इच्छा है कि बंगबंधु सैटेलाइट में भी जैसे रोड में हम आपके साथ जुड़े हैं, जैसे जल में हम आपके साथ जुड़े हैं, जैसे डिजिटल दुनिया में हम आपके साथ जुड़े हैं, स्पेस में भी हम आपके साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने
ढाका से 10 GB की ब्रांडविड्थ वाली इंटरनेट गेटवे की शुरुआत की, जो बांग्लादेश के रास्ते अगरतला को जोड़ेगी। इससे पूर्वोत्तर राज्यों को बेहतर इंटरनेट और टेलीकॉम सेवा मिलेगी। इस मौके पर शेख हसीना ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। আমি নিশ্চিত আমাদের জনগণের বৃহৎ কল্যাণ সাধনের জন্য ভবিষ্যতে আমরা এই ধরনের আরো অনেক आनंदभर मुहूर्तेर देखा पाबो। 100 मेगावाट के साथ भारत बांग्लादेश को अब 500 मेगावाट बिजली की सप्लाई कर रहा है। इसे अगले 2 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य है। 47 किलोमीटर लंबी पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन बनाने में 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में डीएमडीके के साथ गठबंधन के गुणागणित पर विराम लग गया है। विजयकांत की पार्टी डीएमडीके अब पीपल्स वेलफेयर फ्रंट के साथ चुनाव मैदान में होगी। बीते कई दिनों से तमिलनाडु में तीसरे मोर्चे को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। रोहित वेमुला के मामले में हैदराबाद विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कन्हैया कुमार के दौरे के मद्देनजर बाहरी लोगों के परिसर में घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं मंगलवार को कुलपति के घर और दफ्तर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 25 छात्रों समेत 27 को गिरफ्तार किया। आप मीडिया कर्मियों के द्वारा पता चला है कि अप्पा राव जी कह रहे हैं कि आपको आने की इजाजत नहीं है, तो मैं उनको कह देना चाहता हूं कि आपको आने की इजाजत नहीं है। रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में जारी तनाव के बीच बुधवार को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार हैदराबाद पहुंचे, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करने की मंजूरी नहीं मिल पाई। इससे पहले कन्हैया ने मीडिया से रूबरू होकर रोहित एक्ट लागू करने की मांग की। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य का सिस्टम खत्म हो, किसी एकलव्य को अपना अंगूठा ना देना पड़े, अपनी गर्दन ना देना पड़े, इसीलिए रोहित एक्ट को लागू कराया जाए। कन्हैया के पहुंचने से पहले विश्वविद्यालय ने एहतियात के तौर पर सभी कक्षाओं को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही बाहरी लोगों और मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, कांग्रेस विचारधारा के लोग छात्रों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और छात्र उनकी चक्कर में आने वाले नहीं हैं। जिस तरह की हरकत हैदराबाद यूनिवर्सिटी में की जा रही है, उसके पीछे पूरी तरह कांग्रेस और कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग हैं। वहीं कांग्रेस तनाव के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। अप्पा राव को फिर अपॉइंटमेंट फिर अपने ड्यूटी पे रखने की वजह से ये हंगामा करते बच्चे, उसके बाद कन्हैया कुमार का मीटिंग फेलियर होना, ये उनका असल नीति है। इससे पहले मंगलवार को कुलपति के छुट्टी से वापस लौटने के बाद उनके दफ्तर और घर पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात नेपाल की। मधेशी आंदोलन खत्म होने के बावजूद नेपाल पेट्रोल और डीजल की किल्लत से जूझ रहा है। इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि उसकी तरफ से आपूर्ति पूरी तरह बहाल कर दी गई है, लेकिन तस्करों की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। नेपाल के पोखरा में ये लंबी लाइन पेट्रोल भरवाने के लिए है। दोपहिया वाहनों के लिए तो ये इंतजार और ज्यादा लंबा है। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब पेट्रोल के लिए 2 से 3 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है। सरकार से पूछता है, लेकिन सरकार से तो सहज होता है, बोल रहा है, लेकिन वो इंडिया से पता नहीं क्या हो रहा है। वो हमारा टैंकर जाता है, पेट्रोल नहीं जाता है उधर से। इनका कहना है कि हर रोज पेट्रोल नहीं मिलता, इसलिए इतनी लंबी लाइन लगती है। हालांकि पेट्रोल पंप पे सामान्य दाम पे ही पेट्रोल मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि पेट्रोल की आपूर्ति शायद किसी वजहों से उतनी नहीं हो पा रही है या लोगों ने छुपा कर रखा है, किसी को पता नहीं है। अभी देख रहे हैं आप लोग, हमारे नेपाल में बहुत प्रॉब्लम है। जो पेट्रोल का लाइन अभी पब्लिक ने बहुत दुख पाया है, क्योंकि इंडिया ने जुन नाकाबंदी किया। किल्लत सिर्फ पेट्रोल की नहीं बल्कि डीजल की भी है। बीरगंज के आसपास के लोगों को डीजल भरवाने के लिए भारत के रक्सौल तक आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत से ईंधन की सप्लाई नहीं हो रही है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल की मांग के अनुसार भारत से पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई हो रही है, लेकिन तस्करों की वजह से भारत की कोशिशों पर पानी फिर रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ईंधन की किल्लत पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने नेपाल जाकर हालात का जायजा लिया। इस मामले पर उन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत रे से खास बातचीत की। बीरगंज से इस तरफ तो लंबी लाइनें थी पेट्रोल की और डीजल की,
लोग आरोप लगा रहे थे भारत पे कि भारत सप्लाई नहीं कर रहा है, मामला क्या है? सरासर गलत है। भारत ने सप्लाई कभी भी नहीं रोकी है। जो बीच में आपूर्ति का अभाव था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो आंदोलित थी और जो जितने आने जाने के मार्ग थे उन पे उनका आंदोलन चल रहा था। और जब से वो आंदोलन समाप्त हुआ है उसके बाद आपूर्ति का कोई अभाव नहीं है। ये आपूर्ति पहले जितनी होती थी उतनी ही है, उसमें कुछ कमी की गई? बिल्कुल, जितना यहाँ से डिमांड जाता है तेल के लिए, ईंधन के लिए, उतना ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पूरा करता है। नहीं, कोई ऐसी और कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है ताकि जो वहाँ जाम, बीरगंज पे जाम लगता है, उसके अलावा कोई ऐसा स्टोरेज बनाया जा रहा है जो कि स्टोर कर सके ज़्यादा तेल? देखिए, ये तो नेपाल सरकार को सोचने वाली बात है और यहाँ पे अखबारों में ये चर्चा हो रही है कि स्टोरेज यहाँ बढ़ानी चाहिए। कमी कहाँ हो रही है, कहाँ कैसे कम लोगों को मिल रहा है? देखिए, जब आपूर्ति का अभाव था तब यहाँ पे काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग और इस तरह की चीज़ें हुई और मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा समय लगेगा। और जहाँ तक हमारा अनुमान है और जहाँ तक हमें पता है, नेपाल सरकार इसमें लगी हुई है और उनकी तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि कुछ ही दिनों में सप्लाई नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा सर, मैं जब पूरा घूम रहा था नेपाल में, कई जगह गया मैं, एक लग रहा है कि जैसे एक एंटी इंडिया फीलिंग है लोगों में। तो ये कारण हमारे व्यवहार के कारण है या कुछ दूसरे कारण है? देखिए, ये एक बड़ा कठिन सवाल है कि एंटी इंडिया फीलिंग क्यों है। मैं आपसे इसमें सहमत हूँ कि एंटी इंडिया फीलिंग है और एंटी इंडिया फीलिंग क्यों है, इसके कई वजह हो सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि कुछ लोग इस तरह की भावना को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनका व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ इसमें होता है या उनको फ़ायदा होता है। देश भर में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने भी होली का जश्न मनाया। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की बधाई दी। उड़ता गुलाल, रंगों में सराबोर लोग, हर तरफ होली की मस्ती। देश भर में लोग होली के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में लोगों ने बांके बिहारी मंदिर में होली मनाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास भस्म आरती का आयोजन किया गया। दिल्ली में लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया तो लखनऊ में भी लोग होली के रंग में डूबे नजर आए। सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई। पुंछ में सेना ने होली मिलन कार्यक्रम में भाईचारे का पैगाम दिया। गुलाबी शहर जयपुर में भी लोगों ने खूब गुलाल उड़ाया। जोधपुर में आम लोगों के साथ ही सैलानियों ने भी होली का जमकर लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो होली की शुभकामनाओं के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।